चलिए, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। एडलवाइस फाइनेंशियल के अमरीश बालिका अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे फोकस है क्योंकि एक कच्चा तेल कमजोर हो रहा है जो इनके लिए पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव है, कच्चा तेल कम हो रहा है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। डीजल के तो दाम बढ़ ही रहते हैं, अब पेट्रोल के दाम भी थोड़े से उन्होंने बढ़ा दिए हैं क्योंकि वो रुपये को एडजस्ट कर रहे हैं, जो रुपये में मूवमेंट आया उसको लेते हुए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में क्या किया जाए? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम लोग काफी पॉजिटिव है बिकॉज क्लियरली लाइक यू राइटली सेड ऑयल इज कमिंग डाउन और हम लोग को लग रहा है कि ऑयल कैन स्टिल कम डाउन फर्दर बाय अदर $4 to $5 एट द सेम टाइम रुपी हम लोग को लगता है कि 57 के ऊपर शायद जाएगा नहीं एंड आई थिंक यू कुड सी अ रिवर्सल from there and we see the rupee strengthening going ahead if we're talking about the next 6 to 8 months. And clearly the way they have increased prices, especially of diesel, that has reduced the subsidy burden. So I think that's extremely positive for the oil marketing companies. और हमको लगता है कि आगे जाके, if you're talking about the next, 3 to 5 years, it's very much possible that quite a few of them could in fact become multi-baggers. So at these levels, it's a buy. Okay. तो ये फिलहाल खरीदारी के मौके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एक को चुनना हो सौमिल, आप किसके साथ जाएंगे? आई थिंक ONGC के साथ जाऊंगा। मीडियम टर्म आउटलुक बिल्कुल पॉजिटिव है। कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में। HPCL उसमें उनमें से एक है और केल है, ये थोड़े से नेगेटिव हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें वही बेटर है। लेकिन ONGC मेरा टॉप पिक रहेगा इस स्पेस में और ONGC में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ हमें रैली देखने मिलेगी नेक्स्ट कमिंग 1.5 ईयर में। जैसे अमरीश सर ने किया बोला कि यहाँ से मल्टी बैगर्स भी हो सकते हैं, तो IOC एक हो सकता है और ONGC लेकिन मेरा टॉप पिक रहेगा। ऑलराइट, अब समय है जानने का कि किन शेयरों पर FI ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट दी है। ONGC पर बार्कलेज इक्वल वेट की रेटिंग रख रहा है, लक्ष्य ₹350 का कर दिया उन्होंने फिलहाल ONGC पर। और वहीं MCX पर मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है और 1020 के लक्ष्य वो सामने रखते हुए चल रहे हैं। उनका कहना है कि सोने और चांदी दोनों के कीमतों में करीब 25% के आसपास की जो गिरावट आई है वो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छी नहीं है, तो MCX जैसे स्टॉक पर इसका असर पड़ सकता है। इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने रेटिंग बढ़ाकर खरीदारी की कर दी है, लक्ष्य 2850 का दिया है और मुख्य कारण नारायण मूर्ति की वापसी, इसके कारण उन्होंने इस तरह का रेटिंग दिया है। और टोरेंट फार्मा पर क्रेडिट स्विस ने रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है और लक्ष्य 815 का यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि ब्राजील की सेल्स में कमजोरी देखी जा रही है, भारत में सेल्स औसत रहने की संभावना है और साथ ही साथ अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस लिहाज से उनके तमाम बाजारों में एक सुस्ती देखी जा रही है, जिसका असर देख करके न्यूट्रल रेटिंग दी गई है। और अब फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट प्री ओपन सेशन खत्म करके सेटल हो चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पे अगर आप नज़र डालें तो हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर देखी जाएगी, लेकिन जाहिर है कि इस पूरी जो आप तेज़ी जो देख रहे हैं इसका श्रेय आप इन्फोसिस को काफ़ी हद तक दे सकते हैं। ओवरऑल मार्केट के मूड से अलग हटकर 5% के आसपास की तेज़ी केवल अकेले इन्फोसिस दिखा रहा है। हालांकि एक बारगी हम 10% तक ऊपर के लेवल देख चुके थे, लेकिन अब ये 25 के आसपास जहां सेटल हो रहा है, तो जिस लेवल की बात शामिल कर रहे थे 2530, उसके नीचे ही सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसने काफ़ी हद तक जो एक नेगेटिविटी ऑटो कंपनीज की ओर से पैदा हुई है उसको बैलेंस किया है, क्योंकि टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटोकॉर्प ये सभी कमज़ोर शुरुआत देने के संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स में भी अब हल्का सा दबाव देख रहे हैं। सन फार्मा जो एक बड़े एक्विजिशन की तैयारी में है, बाजार को ये पसंद नहीं आया, 1% नीचे। रैनबैक्सी भी करीबन 1% नीचे। HUL, LNT जैसे दिग्गज भी कमज़ोर हैं। तो आप जो एक पॉजिटिव टिक देख पा रहे हैं फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी में, वो हम कह सकते हैं अकेले इन्फोसिस के दम पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ और स्टॉक्स हैं जो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, PNB, HDFC में भी, लेकिन काफ़ी हद तक इस बढ़त का श्रेय केवल अकेले इन्फोसिस को ही देना होगा। देखना होगा कैसी होती है फाइनली रेगुलर सेशन की शुरुआत। क्या इन्फी अब इन लेवल्स पे अटकेगा जिसको टेक्निकल गाइडर माना जा रहा है, और सेंसेक्स निफ्टी क्या अकेले इन्फोसिस के दम पे ऊपर टिके रह पाएंगे?
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुरुआत होती हुई 2540, 2550, 2540 वापस तो 2540-48 के आसपास, यानी पूरी कोशिश कर रहा है इन्फोसिस की, अगर वो एक टेक्निकल हर्डल है तो उसको पार कर पाए। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी 6000 के नीचे निफ्टी सरकते हुए दिखाई दिया है। 5994, 19825 के लेवल सेंसेक्स में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ पर फिलहाल अगर हम देखें कुछ और दिग्गजों में कैसी नजर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीएफसी, ये कुछ बैंकिंग काउंटर्स हैं जो थोड़ी मदद करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन मारुति 2.5% नीचे, तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। एमएनएम अब करीब 2% नीचे, टाटा मोटर्स करीबन 1.5% नीचे, बजाज ऑटो में भी 1.5% की गिरावट। ऑटो स्टॉक्स इस गिरावट को लीड करते हुए, इन्फोसिस काफ़ी हद तक उसको काउंटर करने की कोशिश में नजर आ रहा है, जहां तक दिग्गजों का सवाल है। जय या काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि जो मजबूती है वो इन्फोसिस से आती हुई नज़र आ रही है। इन्फोसिस के साथ साथ दूसरे जो स्टॉक्स फ़िलहाल अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, वायदा बाजार में अगर आप देखेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं। ऑप्टो सर्किट्स में हम बाउंस बैक देख रहे हैं आते हुए, करीब 3.5% ऊपर खुलता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी मजबूती है। इसके साथ साथ अंबुजा सीमेंट ये भी थोड़ी सी तेज़ी दे रहा है। जेपी पावर में आज हम देख रहे हैं एक बाउंस बैक आता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नज़र रखिए, वहाँ पर एक बाउंस बैक है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे दूसरे स्टॉक्स में आज हम काफ़ी हद तक आलोक इंडस्ट्रीज़ में एक मूव देख रहे हैं, करीब 3% की बढ़त यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। और साथ ही क्रिसिल पे नज़र रखिए, क्योंकि क्रिसिल का जो ओपन ऑफर है वो काफ़ी ऊपर आया है और स्टॉक आपके सामने 1130 का भाव 20% ऊपर। राकेश झुंझुनवाला का इसमें करीब 7.5% हिस्सा है। जो फिलहाल ओपन ऑफर आया है वो करीब 29% प्रीमियम पे आया है, तो स्टॉक में 20% ऊपर का मूवमेंट। थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, वॉल्यूम ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन फिलहाल एक अच्छा बाउंस बैक। टीटीके प्रेस्टीज पे भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आ रही है और करीबन 3% कंपनी की जो इक्विटी है उसका ये ट्रेड होते हुए नजर आया है। 2-3 अलग अलग डील्स में यहाँ पर शेयर्स ट्रेड हुए हैं कुल मिलाकर, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं स्टॉक पे फिलहाल क्या दिखाई दिया है, 1.5% ही ऊपर है। लेकिन ये ब्लॉक डील्स जो होती हुई नज़र आई हैं, जैसे कि यहाँ पर अंदाज़ा था हिस्सेदारी का, वही होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन तकरीबन 3% का ये पूरा ट्रांजैक्शन है। 356480, 3564 रुपये और 80 पैसे पे ये सारी की सारी डील्स फिलहाल टीटीके प्रेस्टीज में होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके सामने ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ करीबन 1.5% ऊपर। अमरीश, टीटीके प्रेस्टीज आपकी नज़र है, क्या व्यू देंगे? टीटीके प्रेस्टीज क्लियरली एक रेंज में है। आई थिंक द ब्रॉड अमरीश के कनेक्शन में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, उनसे हमारा संपर्क शायद टूट गया है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। लेकिन सोमिल, अगर आपने इसके चार्ट्स पे नज़र डाली हो? बिल्कुल एक बहुत ब्रॉड रेंज है। कुछ समय से ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक इस स्टॉक का पॉजिटिव है। और जब भी ये रेंज ऊपर टूटेगी, मैं समझता हूँ कि और भी 10 to 12% का ऊपर की तरफ हमें एक रैली देखने मिलेगी। 4500 4200 के बीच में पहले सबसे पहला तो 4200, क्योंकि वो एक इक्वालिटी रहेगी प्रीवियस स्विंग हाई की, प्रीवियस रैली की, और अब उसके बाद शायद 4500 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, यहाँ पर एक जो खबर निकल कर आई थी दो तीन दिन पहले ही, बल्कि वीकेंड के दौरान ही कहना चाहिए, कि कार्टिका कैपिटल नाम का एक इन्वेस्टर है जो कि $19 मिलियन इन्वेस्ट करने की इन्होंने घोषणा की थी, और करीबन 3 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जारी किए जाने की बात थी। 3540 का भाव तय किया गया था। और फिलहाल हालांकि मेरे ख्याल से जो डील सामने नज़र आ रही है वो उसकी वजह से है, या ये एक अलग ही ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखना होगा। लेकिन 3596 अब करीब 3600 के लेवल पर पहुंचता हुआ टीटीके नज़र आ रहा है। तो इस लेवल पर भी शायद बड़े निवेशक लंबी अवधि के लिहाज से यहाँ पर दाम लगाने की सोच रहे हैं। ये एक पॉजिटिव स्टॉक के लिए ज़रूर दिखाई देता है। एक बार फिर कोशिश करेंगे अमरीश के पास जाने की। अमरीश के पास फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जाहिर है कि टीटीके प्रेस्टीज के एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद और अपने हायर लेवल्स पर भी यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। जी हाँ, एक और स्टॉक है क्रिसिल, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। 20% ऊपर चला गया है, क्योंकि ओपन ऑफर जो आया है फिलहाल प्रमोटर्स की तरफ से वो 30% के प्रीमियम पे आया है। फिलहाल अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे तो स्टॉक 20% ऊपर, वॉल्यूम काफ़ी कम।
अमरीश, दो स्टॉक्स, एक टीटीके प्रेस्टीज और एक क्रिसिल 20% ऊपर चला गया है क्योंकि जो प्रोमोटर्स ओपन ऑफर लेके आ रहे हैं वो करीब 30% के प्रीमियम पे था फ्राइडे की क्लोजिंग से। आज तो स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर चला गया। क्या करें, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। राकेश झुंझुनवाला की 7.5% होल्डिंग है। क्या जिनके पास ये शेयर है उनको ओपन ऑफर में निकालना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट में निकालें? I think like they should sell in the secondary market क्योंकि मुझे लगता है कि I mean it can go another possibly 5-6% I mean further from here. I mean especially from tax benefits point of view, it is better to exit in the secondary market than possibly give it in the open offer. So again, I would say that one should sell only partially, not completely, because it's very much possible that the open offer could be increased going ahead. So, I mean, the way I see it is one should be tendering just about 40-50% of the holding at these levels. ओके, मारुति एक और स्टॉक है जहां पे हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं और अपने हायर लेवल्स हमने यहाँ पे 1700 के आसपास बल्कि इसके भी ऊपर के लेवल्स देखे थे, वहां से स्टॉक लगातार कमजोर हुआ है। अमरीश, क्या येन में कमजोरी का जो फायदा मिला था वो धीरे धीरे लगातार निकल रहा है और भी टूट सकता है ये स्टॉक इन लेवल से? Yeah, I think it's very much possible क्योंकि जिस हिसाब से चला था because of yen, I think that is wearing off to a certain extent और जो monthly sales numbers जो आ रहे हैं even there is some amount of disappointment और मुझे लग रहा है कि at least over the foreseeable next 4 to 6 months this weakness will continue in the sales numbers because at the ground level I mean consumer confidence is getting lower and lower. So clearly most of the auto companies will be showing poor numbers and Maruti surely would be one of them. So मुझे लगता है कि यहाँ से भी we could see the stock I mean still coming down further. In fact, I mean I'm looking at a level of closer to about 1450, 1475. ऑलराइट, इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स आज काफ़ी एक्टिव हो गए हैं आशीष, उस पर आपसे एक राय ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार में कमज़ोरी सारे स्टॉक्स में है, मारुति, बजाज, अशोक लीलैंड, हीरो मोटो। आप किसको शॉर्ट करने की सलाह देंगे? क्योंकि आपने मारुति को शॉर्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन ये जो दूसरे स्टॉक्स हैं इनमें आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा मारुति में ऑलरेडी एक वीकनेस हमें देखने को मिलेगी और करंट लेवल से भी मैं समझता हूँ 30 से 40 रुपए की और डाउन साइड इस काउंटर में पॉसिबल है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर ऑटो में बजाज ऑटो एक थोड़ा सा वीक कैंडिडेट आज नज़र आ रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पे भी हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छा खासा एडिशन शॉर्ट साइड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें एक डिप जो है वो 1730 तक हमें शायद इंट्राडे लेवल्स में देखने को मिले और ऑन अपसाइड 1820 का एक स्टॉप लॉस रख के बजाज ऑटो में भी शॉर्ट पोजीशन जो है वो बनाई जा सकती है। ओके, तो इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सौमिल, अगर आप देखें HTIL आज फिर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी खासी पिटाई पिछले हफ्ते नतीजे के आसपास और उसके अलावा देखने को मिली थी। 4% नीचे HDIL की हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में, जहाँ पे आज हम फिर से पिटाई होती हुई देख रहे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम भी है, शुरुआती ट्रेड अभी 15-16 लाख शेयर्स का हो चुका है मुश्किल से 6-7 मिनटों के अंदर। क्या टारगेट दिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई अगर बाउंस आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। जो इक्वालिटी टारगेट पूछे मैंने आपसे। हाँ बिल्कुल, जो इक्वालिटी आती है, अगर मैं यहाँ से लगाता भी हूँ तो ये जो पहले जो बाउंस आया था ABC करेक्टिव, अगर उसका मैं इक्वालिटी नीचे लगाता हूँ तो कम से कम 22 या 23 के टारगेट्स बनते हैं नीचे में। दैट इज़ अ मीडियम टर्म आउटलुक, शायद एक क्वार्टर में आए, शायद ये बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है, शायद एक महीने में भी आ सकता है, लेकिन 22-23 के टारगेट्स बनते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। अगर ये टारगेट्स लेके चलें तो इस लेवल पर भी शॉर्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और भी यहाँ से 50% वाइप ऑफ होने की बिल्कुल आई थिंक मेरे को गारंटी लगती है, क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं अब तक ओवरसोल्ड नहीं है। तो जो हायर डिग्री में मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ से भी आधा हो सकता है, इसकी आशंकाएं बनी हुई है। अमरीश, आपको भी ऐसा लगता है? Absolutely, I think whichever way you look at it, whether it's a performance, whether it's corporate governance or losing of prestigious projects. I mean, recently they lost that airport project which was quite prestigious. तो मुझे लगता है कि this stock will still sink further, and I clearly agree with Saumil that any sort of a bounce back here should be utilized to exit. क्या अमरीश यही कॉल आप सुज़लॉन में भी देंगे? क्योंकि सुज़लॉन में भी आपने देखा था शुक्रवार को किस तरह की गिरावट आई थी, आज भी 6% नीचे है। क्या करना चाहिए सुज़लॉन में?
Suzlon also, I mean, the view would be similar because I don't think, one could get a decent bounce back there because I think the last bounce back we got was after the CDR was done. तो मुझे लगता नहीं कि there is any further trigger. So even at these levels, I think one should be exiting Suzlon because soon you will see that in lower single digits. एडुकॉम्प एक और ऐसा ही स्टॉक आपको दिखाई देगा जो करीबन 6-7% कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और तकरीबन 60% के आसपास के गिरावट मेरे ख्याल में यहाँ पे पिछले 6 महीने में आ चुकी है और अभी इसकी पिटाई जारी ही नज़र आती है 50 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए ये दिखाई दे रहा है। अमरीश, इस पे आपकी क्या राय है? No, in fact, on this model, the business model and the sector, we were quite positive on earlier. But I think one issue which killed this company is clearly corporate governance. And I would say that any mid-cap company where you're seeing even a whiff of corporate governance should not be there in your, there in your portfolio, because sooner or later that comes in, haunts the investors. So, at these levels, I'll ignore Educomp. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमसे आज बात करने के लिए। तो बाजार एकदम फ्लैट, शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स 3 पॉइंट नीचे और निफ्टी करीब 6 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स भी फिलहाल थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हुए, तो काफ़ी फ्लैट ट्रेड। एक बाउंस बैक मिला लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया सेंसेक्स और निफ्टी। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खास चर्चा करेंगे बाजार पर, स्टॉक्स पर। बने रहिए हमारे साथ।